हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 21 मई और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो बहुत ही डिटेल में समझाई गई है। और साथ ही साथ दोस्तों, जैसे कि मैं आपको करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके जीएस लेकर चलता हूँ, तो आज के स्टैटिक जीके जीएस के पोर्शन में हम लोग बात करेंगे इंडिया के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। ठीक है, तो पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप से कैसे जुड़ना है मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर है 288 + 1 यानी 289 सीटें। ठीक है, एक एंग्लो इंडियन के लिए है, मैंने आपको बताया भैया पहले भी। बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान का अम्फान नाम किस देश ने दिया? तो इसे थाईलैंड ने दिया है दोस्तों। और इस पर मैंने कल आपको एक वीडियो दी हुई है कि तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, कल शाम को ही अपलोड हुई है और बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिटेल में आपको समझाई गई वीडियो, तो ध्यान से देख लीजिएगा उसको। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस देश ने WHO को $2 बिलियन की मदद देने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में चाइना ने दोस्तों WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को $2 बिलियन की मदद की घोषणा की है। ये मदद अगले 2 वर्षों में की जाएगी। ये धनराशि दोस्तों कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही दोस्तों चाइना ने $30 मिलियन एक्स्ट्रा देने की भी घोषणा की थी। क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि दोस्तों चाइना पर लगातार ग्लोबली प्रेशर बढ़ रहा है, सभी कंट्रीज़ इस पर प्रेशर डाल रही हैं चाइनीज़ वायरस को लेकर के। ठीक है, WHO की जांच की मांग की जा रही है, WHO और चाइना के संबंधों की बात की जा रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए या कहें अपनी गलती छुपाने के लिए ये ऐसा कर रहा है। आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि अमेरिका ने इस बार की फंडिंग रोक दी है। इस बार अमेरिका फंड नहीं देने वाला है। 2019 की बात करें तो अमेरिका ने $400 मिलियन की सहायता की हुई थी, लेकिन इस बार अमेरिका कुछ भी नहीं देने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग WHO से बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ें रिवाइज़ कर लेते हैं। 30 जनवरी को दोस्तों 2020 में WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की थी और वहीं 11 मार्च को महामारी घोषित किया था। किसे? कोरोना वायरस से फैली बीमारी को, यानी कोविड-19 महामारी घोषित हुई थी 11 मार्च को। ठीक है, चलिए अब भारत अभी चर्चा में आया था क्योंकि भारत को WHO का अध्यक्ष बनाया गया है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 1 वर्षों के लिए। और दोस्तों अभी WHA यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसकी 73वीं बैठक भी आयोजित की गई है। 73rd समिट इसकी ऑर्गेनाइज की गई। इसको भी ध्यान रखना है, हमारी तरफ से केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी गए हुए थे, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हिस्सा लिए हुए थे। ओके, चलिए अब चाइना आया है, चाइना के बारे में जान लेते हैं। मैप में देख लीजिए, ये रहा चाइना। बीजिंग है यहाँ की राजधानी, रेनमी भी है यहाँ की करंट टाइम पर करेंसी, पीपुल्स कांग्रेस है यहाँ की संसद का नाम, यहाँ के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। मैप में देख लीजिए चाइना। चाइना से सटा ही है दोस्तों नेपाल, नेपाल के बाद पड़ता है भारत। और नेपाल और भारत के बीच में अभी न्यूज़ दोस्तों आ रही हैं, आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ 1-2 दिनों से। नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया है और उसके अकॉर्डिंग ये जो उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर है, इस एरिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। और ऐसे में नेपाल इसी वजह से बोल रहा है क्योंकि पीछे से उसको चाइना का सपोर्ट मिल रहा है। देखते हैं आगे क्या होगा, जो भी होगा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसने होप ऑन नामक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में दोस्तों होप ऑन नामक पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड ने एक बुक अपने 86वें जन्मदिन पर, 86th बर्थडे एनिवर्सरी पर दोस्तों इन्होंने एक बुक लॉन्च की है। नाम है पुस्तक का पूरा होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट, ट्रेन एंड प्लेन। इस बुक में दोस्तों इनके बचपन में नावों, रेलगाड़ियों या फिर प्लेन से जो इनकी द्वारा जो कुछ मेमोरेबल यात्राएं थी, मेमोरेबल जर्नी थी, उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो रस्किन बॉन्ड ने अपने 86th बर्थडे एनिवर्सरी पर ये बुक लॉन्च की है। ओके, इस बुक का ई बुक संस्करण लॉन्च किया गया है, ई बुक एडिशन लॉन्च किया गया है। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो वैसे तो बुक पॉसिबल है नहीं, कोई फ़ायदा भी नहीं होगा लॉन्च करने का, बहुत ही कम बिकेगी, इस वजह से इसका ई बुक संस्करण लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। इनके अचीवमेंट पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। रस्किन बॉन्ड को दोस्तों कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं? इनको 1992 में 1992 में मिला है साहित्य अकादमी का पुरस्कार। इनको 1999 में दिया गया भारत सरकार द्वारा पद्मश्री।
और 2014 में दिया गया इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण का अवार्ड। क्लियर है बिल्कुल। तो ये तो था इनकी बुक का नाम, होप ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोट ट्रेन एंड प्लेन। अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ और भी इम्पोर्टेंट पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम आए हैं सामने, उनको भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे। जैसे वुहान डायरी, फोंग फांग ने लिखा है, जो चाइनीज़ पत्रकार हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसे याद रखना है। एक और कोविड-19 से ही इंपॉर्टेंट बुक है हाउ कंटेजियन वर्क्स, इसको भी याद रखना है, पाओलो गियोर्डिनो ने लिखा है, ये इटालियन राइटर हैं। एक और बुक आई थी चर्चे में, फाइंडिंग फ्रीडम, ओमिड स्कोवी और कैरोलिन डूरन ने इसे लिखा है। ये किसके ऊपर लिखा गया है? ये जो प्रिंस हैरी हैं, जो ब्रिटेन के जो राजकुमार थे, उन्होंने अपने राजकुमार का पद कहीं छोड़ दिया है, ठीक है, उन्होंने अपना रॉयल फैमिली त्याग करके वो जा करके दूसरी जगह रहने लगे हैं, तो उन पर लिखी गई थी ये बुक। एक और पुस्तक आई है फियर ऑफ गॉड, इसे विमदेवरा साईं चंद्रवदन ने लिखा है, इसे भी याद रखिएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पुस्तकें और लेखकों के नाम हैं। इससे पहले की जो इंपॉर्टेंट बुक्स और राइटर्स के नाम थे उस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई थी, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस रेलवे ने कोविड-19 मरीज के लिए रेल बॉट डेवलप किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे ने, किसने? दक्षिण मध्य रेलवे यानी साउथ सेंट्रल रेलवे जोन ने अभी हाल ही में रेल बॉट नामक एक रोबोट डेवलप किया है। किस लिए? कोविड-19 के मरीजों के लिए। इसका यूज़ दोस्तों मरीजों तक दवाइयाँ, खाना और भी जो ज़रूरी सामान होगा उन तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा, ठीक है। रेल बॉट या इसे आर बॉट भी कहा जा रहा है शॉर्ट फॉर्म में। तो दक्षिण मध्य रेलवे यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे ने इसे जारी किया है। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद में, आंध्र प्रदेश में, इसे याद रखिएगा। अच्छा, टोटल दोस्तों हैं 18 रेलवे जोन भारत में, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 18वां रेलवे जोन यानी कि लास्ट रेलवे जोन जो बना है अभी, वो है विशाखापत्तनम में हेडक्वार्टर्ड, उसका नाम है साउथ कोस्टल रेलवे जोन यानी दक्षिण तटीय रेलवे जोन, इसे याद रखिएगा। विशाखापत्तनम में उसका हेडक्वार्टर है, वो भी आंध्र प्रदेश में ही है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने निम्न में से कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास लॉन्च किया गया है दोस्तों, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा। इसे डेवलप किया है दोस्तों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, उसके द्वारा ये बनाया गया है और डिज़ाइन किया गया है। ये ऐप दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। इसको बेसिकली जेई मेंस जो एग्ज़ाम होता है, जेईई मेंस और नीट जो एग्ज़ाम होता है, इस प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। क्लियर है, जिससे वो ऐसे समय में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इससे मॉक टेस्ट वगैरह दे सके। मॉक टेस्ट दोस्तों हमारे भी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है और मैंने मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में आपको दिया हुआ है। सिर्फ रेट्स 5 में आप लोग पेमेंट करके कोई भी मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, यानी कि आपको किसी भी पैकेज लेने की, किसी भी मंथली सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको किसी भी प्रकार का ये टेंशन नहीं रहेगा कि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व कर पाओगे तो आपका डेट एक्सपायर हो जाएगा। तो अभी करंट टाइम पर MZT ऐप पर दोस्तों आपको RRB NTPC का, ग्रुप डी का और SSC CHSL का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। आने वाले कुछ ही दिनों में दोस्तों RRB NTPC का 10 मॉक टेस्ट और आने वाला है, ऐड होने वाला है, और लेखपाल का भी ऐड होने वाला है। तो आप लोग को जब भी फ्री टाइम मिले, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, आप लोग एक मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व कर लिया करो। प्रैक्टिस मेक्स द माइंड परफेक्ट, प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत के विभिन्न गायकों द्वारा कौन सा गीत गाया गया? तो अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने जो आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है, इसको प्रमोट करने के लिए, यानी भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए एक गाना गाया गया है दोस्तों, जिसको बहुत सारे गायकों ने मिलकर के गाया है, बहुत सारे सिंगर्स ने गाया है। जो फेमस सिंगर्स हैं जैसे लता मंगेशकर, सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, पंकज उदास जी, आशा भोसले, कुमार सानू और भी बहुत सारे जो फेमस सिंगर हैं, इन सब ने मिलकर के ये गीत गाया है। इस गीत का नाम है जयतु भारतम। क्या नाम है? जयतु भारतम। इसको लिखा है दोस्तों प्रसून जोशी जी ने, और जैसे कि मैंने बताया कि गाया है बहुत सारे फेमस सिंगर्स ने मिलकर के। तो जिसने लिखा है उसका नाम आपको याद रखना है, प्रसून जोशी जी का, और गाने का नाम याद रखना है जयतु भारतम। क्लियर है बिल्कुल। तो भारत के लोगों और प्रधानमंत्री मोदी जी को ये समर्पित है ये गीत, और हम भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये एकजुट करने के लिए गाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, वर्ष 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किससे दिया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों वाइस एडमिरल विनय वधवार को, किससे? वाइस एडमिरल विनय वधवार जी को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड दिया गया।
इन्होंने 2019 के लिए ये अवार्ड जीता हुआ है। ये अवार्ड इनको जो विशाल इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, इसमें इनके कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ओके, वाइस एडमिरल विनय बधवार हैं कौन? ये दोस्तों भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के यानी कि इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक के हेड हैं, यानी हाइड्रोग्राफर हैं। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है 2019 के लिए। अभी एक और अवार्ड इंडियन नेवी से ही मिला था। किसे मिला था? मिला था लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को। वो अवार्ड का नाम था VA यानी वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी। फिर से बोल दे रहा हूँ, वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी वो मिला था लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को। और अभी भारतीय नौसेना से एक और क्वेश्चन आया था कि इंडियन नेवी ने अपना 7वां LCU युद्धपोत जिसका नाम था INLCU लेयल 57 इसको कमीशन किया था। तो इसे भी याद रखेंगे आप लोग। इंडियन नेवी आया है, इंडियन नेवी के बारे में बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। भारतीय नौसेना दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। और वर्तमान में नौसेना के हेड हैं, चीफ हैं करमबीर सिंह जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बी डे। तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 20 मई को। ये दिवस दोस्तों मधुमक्खियों के योगदान के लिए मनाया जाता है, चाहे वो उद्योग जगत में हो, मधुमक्खी पालन में हो या फिर वो खाद्य पदार्थों के उत्पादन में हो। आपको बता दें दोस्तों कि दुनिया में खाद्य पदार्थों के उत्पादन में लगभग 33% का जो खाद्य उत्पादन होता है वो मधुमक्खियों पर ही डिपेंडेंट रहता है। तो मधुमक्खियों के योगदान के लिए ये दिवस रखा गया है, डिसाइड किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 20 मई को ही क्यों ये दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 20 मई के ही दिन जो आधुनिक मधुमक्खी पालन है, एपीकल्चर है, इसके जनक कहे जाने वाले एंटोन जानसा, किसे? एंटोन जानसा को कहा जाता है इसका जनक। तो उनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 20 मई को हुआ था 1734 में। इसी वजह से 20 मई को ये दिन डिसाइड किया गया है। क्लियर है वर्ल्ड बी डे का। अच्छा, इस बार की थीम इसकी क्या है? इसकी थीम है बी इंगेज्ड। क्या है? बी इंगेज्ड। इसमें बी का स्पेलिंग है BEE यानी मधुमक्खी वाला। ठीक है, बी इंगेज्ड है इसकी थीम। पहली बार दोस्तों ये 2018 में मनाया गया, 2018 में 20 मई को। अच्छा दोस्तों 20 मई को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। इसी वीडियो में उसको भी हम लोग कवर अप कर लेते हैं। विश्व माप विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, 20 मई को ही मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए दोस्तों राजुल चिंटाला, गोविंद राजुलू चिंटाला। इन्हें बनाया गया नाबार्ड का नया अध्यक्ष, नया चेयरमैन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में इनको 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है, अगले 2 वर्षों के लिए नियुक्त किए गए हैं। क्लियर है। अच्छा, एक और नियुक्ति हुई है साथ ही में इनकी। केनरा बैंक के जो वर्तमान महाप्रबंधक हैं साजी केवी जी को अगले 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है नाबार्ड में डिप्टी MD यानी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। इनका भी नाम याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड है क्या? नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई 1982 में, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। ओके, ये दोस्तों एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और ग्रामीण विकास पर एक केंद्रीकृत एक राष्ट्रीय बैंक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थम्बेन ने इस्तीफा दे दिया? तो अभी हाल ही में लेसोथो के प्राइम मिनिस्टर थॉमस थम्बेन ने इस्तीफा दे दिया है। अब इनकी जगह पर आ जाएंगे माकेत्सी मजोरो। कौन? माकेत्सी मजोरो आएंगे इनकी जगह पर, जो कि अभी तक फाइनेंस मिनिस्टर थे। चलिए मैप में देख लेते हैं लेसोथो है कहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत, इंडिया। लेसोथो है दोस्तों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यानी अफ्रीकी महाद्वीप में। ये रहा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और इसमें दक्षिण अफ्रीका साइड आ जाइए यानी साउथ अफ्रीकन जगह पर आ जाइए। तो साउथ अफ्रीका के बीच में ही पड़ता है लेसोथो। यहाँ पर आपको दिख रहा है छोटा सा कंट्री है लेसोथो। ओके, तो लेसोथो ये है, चारों तरफ से साउथ अफ्रीका से ये घिरा हुआ है। इसकी राजधानी है मसेट और इसकी करंट टाइम पर करेंसी है दोस्तों लेसोथो लोटी। क्या है? लेसोथो लोटी। अगला है हाल ही में किसी 30 वर्ष से कम उम्र की 100 सबसे प्रतिभाशाली सिख व्यक्ति का अवार्ड दिया गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों मनमीत कौर को, किसे? मनमीत कौर को दोस्तों 30 वर्ष से कम उम्र की 100 सबसे प्रतिभाशाली सिख व्यक्तियों का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसे दिया गया है द सिख ग्रुप द्वारा।
किसके द्वारा? द सिख ग्रुप के द्वारा। द सिख ग्रुप दोस्तों यूके में स्थित एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिटेन में स्थित, जो सिख समुदाय से संबंधित लोगों को अवार्ड वगैरह दिया करता है, ठीक है, उन्हीं के लिए है। तो मनमीत कौर जो हैं ये सिख हैं और ये कहाँ की हैं? ये पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार हैं और ये पाकिस्तान की पहली महिला पत्रकार भी बन गई हैं ये अवार्ड पाने वाली, यानी 30 वर्ष से कम उम्र में 100 सबसे प्रतिभाशाली सिख व्यक्तियों में शामिल होने वाली। क्लियर है? तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे स्टैटिक जीके जीएस की। तो दोस्तों आज के स्टैटिक जीके जीएस के पोर्शन में हम लोग बात करेंगे बंदरगाह की, भारत के जितने भी प्रमुख बंदरगाह हैं उनकी। तो भारत में दोस्तों 13 बंदरगाहों की टोटल संख्या है जो बड़े बंदरगाह हैं और बाकी छोटे छोटे बंदरगाह मिलाकर के 187 बंदरगाह हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग 13 बड़े बंदरगाह की ही बात करेंगे। बंदरगाह यानी कि पोर्ट, तो 13 बड़े पोर्ट की बात करेंगे। तो इस वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ रिवाइज कराने वाला हूं और इसकी वीडियो मैं आपको डिटेल में देने वाला हूं, साथ ही में आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि उस वीडियो में आपको डिटेल में समझाया जाएगा एक एक बंदरगाह के बारे में, क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या खासियतें हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जनरली पहले जान लेते हैं 13 बंदरगाहों के बारे में, एक ओवरव्यू रहेगा हमारे पास, तो हम लोग आगे चलकर अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए ये मैप, भारत का जो मैप है इसमें देख रहे हैं आधे से ज़्यादा पार्ट जो है वो सागर में डूबा हुआ है, ठीक है। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। तो जो दोस्तों कोस्टल एरिया होता है यहीं पर बंदरगाह होते हैं, ठीक है। बंदरगाह यानी पोर्ट, यहीं पर जहाज़ें वगैरह आकर के रुकती हैं, ठीक है, व्यापार होता है। तो इस पूरे सेक्टर में जो भी राज्य हैं यहीं पर बंदरगाह होंगे। अब इसमें हम लोग इधर से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे गुजरात से इधर आते आते हम लोग यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले गुजरात की बात करते हैं। तो गुजरात में है दोस्तों जो बंदरगाह, उसका नाम है कांडला बंदरगाह, कांडला पोर्ट। ये अरब सागर में स्थित है, आप लोग देख रहे हैं इधर अरब सागर है, तो कांडला पोर्ट है इधर। इसके बाद आएंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2 पोर्ट है और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो है मुंबई पोर्ट और दूसरा है न्हावा सोवा। न्हावा सोवा का नाम दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए महाराष्ट्र में जो है पोर्ट, मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट ये नेचुरल पोर्ट है, यानी प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, ठीक है, मुंबई पोर्ट है। इसके बाद ये जो न्हावा सोवा है, यानी कि ये जवाहरलाल नेहरू के नाम से जो जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसे दोस्तों आधुनिकतम बंदरगाह कहते हैं। ये भारत का सबसे लेटेस्ट बंदरगाह है, ठीक है, आधुनिकतम बंदरगाह है, ओके। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं गोवा में। गोवा में जो बंदरगाह है दोस्तों इसका नाम है मर्मा गोवा। क्या नाम है? मर्मा गोवा पोर्ट। तो मर्मा गोवा पोर्ट है गोवा में। कर्नाटक आ जाते हैं। कर्नाटक में है दोस्तों न्यू मंगलुरु। क्या है? न्यू मंगलुरु पोर्ट। न्यू मंगलुरु, मंगलुरु मैंने आपको बताया है, बेंगलुरु और मंगलुरु दोनों ही कर्नाटक की ही सिटीज़ हैं। बेंगलुरु है राजधानी, मंगलुरु भी वहाँ की एक सिटी है। तो न्यू मंगलुरु पोर्ट है कर्नाटक में। इसके बाद आ जाइए केरल। केरल में है दोस्तों कोच्चि पोर्ट और ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये वेम्बनाड झील के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में है और ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके बाद पहुँचते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में दोस्तों 3 बंदरगाह हैं। तमिलनाडु 3, आप लोग ऐसे बोलेंगे रिदम से मिलेगा, तमिलनाडु 3। तो तमिलनाडु में 3 पोर्ट हैं। कौन कौन से है? एक है एन्नोर, एन्नोर पोर्ट है और जो कि बंगाल की खाड़ी में है। अब इधर से बंगाल खाड़ी शुरू ही हो जाता है। एक एन्नूर है, दूसरा जो है वो है तूतीकोरिन और तीसरा जो है वो है चेन्नई। चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर, ये 3 पोर्ट हैं तमिलनाडु में। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? विशाखापत्तनम, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वाइजैग, विशाखापत्तनम को हम लोग वाइजैग के नाम से भी जानते हैं। विशाखापत्तनम पोर्ट जो है ये आंध्र प्रदेश में ही है। ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, इससे याद रखिएगा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम। ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। चलिए थोड़ा सा ऊपर आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में है दोस्तों पारादीप। तो पारादीप पोर्ट है उड़ीसा में, ये भी बंगाल की खाड़ी में है। थोड़ा सा ऊपर आइए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट पश्चिम बंगाल में है। क्लियर बिल्कुल, ये हुगली नदी पर बना हुआ है। तो ये तो हो गए दोस्तों भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह। एक पॉइंट और याद रखिएगा, गुजरात में है दोस्तों दाहेज पोर्ट।
दाहेज पोर्ट जो है बंदरगाह है, ये देश का पहला ऐसा बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान के लिए स्थापित किया गया है। इसी वजह से इसे कहा जाता है रासायनिक बंदरगाह। इसका नाम याद रखेंगे, ठीक है। रसायन बंदरगाह दाहेज पोर्ट को कहा जाता है। तो बस दोस्तों ये तो थे बंदरगाहों से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी और आई होप आपको वीडियो पसंद भी आएगी। वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। रिवीजन पर्पज़ के लिए आपके लिए ये किया जाता है, तो आप लोग इसे रिवीजन के रूप में ही लीजिए। डिटेल वीडियो भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं एक एक करके, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं उसे भी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में है। अगला है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम है पूजा चौधरी, मनु पांडे, सुरभि गुप्ता, ज्योति पचौरी, नेहा जायसवाल, महावीर, श्याम शेर कुमार, साबिर आलम, मंटू कुमार, शांति प्रिया, सर्वेश्वर कुमार, हर्ष सोनी, दिव्या पांडे, मनु श्रीवास्तव, संजय मिश्रा। इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।